हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है रिसेंट का अगले पेज से शुरू करते हैं, प्राचीन भारत का। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उपनिषदों की संख्या जो 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। सवाल पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, जिनमें 13 जो है वो मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 108 उपनिषदों में 13 को ही मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है इसमें जो है यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार हैं, शरीर है, ब्रह्मांड है, आत्मा है तथा ब्रह्म की क्या किया गया? तो व्याख्या किया गया है। किसमें? तो उपनिषद में। उपनिषद कितने हैं? तो 108 है, और जिनमें 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जिसमें जो है जुआ और शराब की भांति जो है स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी कि आपका जो सवाल है, यहाँ पर सवाल करते जाइए कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कि मैत्रेयनी संहिता जो है इसमें जो है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें जो है जुआ, यानी जुआ आप कहते हैं, जुआ और आपका शराब दोनों क्या है? तो बुरी चीज़ है। तो क्या है? जुआ और शराब जो है की भांति जो है स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसमें बताया गया मुख्य दोष बताया गया, जो एक तरह से सही नहीं है, ये सही नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है। इसलिए ऊपर वाला जो है मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को जो है पुरुष की तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, जुआ और शराब की भांति। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि अगर स्त्री को जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, तो एक बात बताइए, पुरुष का जन्म होता कैसे है? पुरुष का जन्म होता कैसे है? एक स्त्री जो है अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है, 9 महीने तक रखती है। उसके बाद से क्या होता है? जन्म होता है 9 महीने के बाद, और वही पुरुष बनता है, और पुरुष बनने के बाद वही उसको दोष दे रहा है। यानी कि दोष दे रहा है कि ये जुआ और शराब की बातें हैं। तो फिर तुम पैदा क्यों होते हो? नहीं होना चाहिए पैदा, ये भी बात है। तो ये जो मैत्रेयनी संहिता के अनुसार जो है सही नहीं है। ये जो बात कही गई है सही नहीं है। इस प्रकृति को चलाने के लिए पुरुष और महिला का होना जरूरी है। जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा पुरुष और आधा नारी को दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? तो दोनों की जरूरत है प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार को, इस जीवन के लिए। तो इस वास्ते जो है पुरुष जो है, अगर महिला नहीं होगी तो पुरुष नहीं होगा। पुरुष जब नहीं होगा तो जब पुरुष नहीं होगा तो फिर पुरुष कहेगा किसको? महिला को कह रहा है कि जुआ और शराब की भांति है, तीसरा मुख्य दोष है, महिला को कह रहा है, और उसी महिला से जन्म लिया है। कितनी मतलब बड़ी विडंबना है कि उसी महिला से जन्म लिया है और उसी महिला को ये बात कह रहा है। बड़े दुख की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को जो है ना, मतलब स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जपालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जपालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछेगा कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, ये याद रखिएगा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। किसको मानी जाती है? तो मनुस्मृति को मानी जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिए कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सी ग्रंथ मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। सवाल है कि मनुस्मृति को क्या माना जाता है? तो मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह जो है किस काल का मानक ग्रंथ है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन है? तो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जो है स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक भी है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो पूछेगा कि नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है?
तो गुप्त युग के बारे में है। सवाल फिर से होगा कि गुप्त युग के बारे में या विषय में जानकारी प्रदान करता है, कौन करता है? तो नारद स्मृति। इस तरह से क्वेश्चन करते जाइए। वेदांग और सूत्र, वेदांग और सूत्र देखते हैं हम लोग वेदांग और सूत्र के बारे में। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। 4 वेद है, तो वेदों को समझने के लिए, चारों वेदों को समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई। 6 वेदांगों की रचना की गई। ये है शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र। शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, यानी कि वेदों में जो भी दिए गए हैं संस्कृत भाषा में, उन भाषाओं का जो आपका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। चाहे कोई भी पुस्तक हो, वो उस भाषा में शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। चाहे किसी भाषा का पुस्तक हो, तो उच्चारण सही होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प जो है कर्मकांडीय वेद। कल्प जो है मतलब कल्प वेदांग की रचना इसमें किया गया। कल्प में जो है आपका कर्मकांडीय विधि के बारे में दिया गया है। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। व्याकरण है और छंद और ज्योतिष है। व्याकरण, छंद और ज्योतिष है। ज्योतिष के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों का गणना किया जाता है और सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। यानी कि स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, इनके अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, यज्ञ जो होता है उसके विधि विधान तथा कर्मकांड तथा राजनीति विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन। प्रमुख सूत्रकारों में कौन है? गौतम बौधायन है। आप स्तंभ है, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रमुख सूत्रकारों में जो गौतम बौधायन आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्र में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्र में जो है गौतम धर्मसूत्र सबसे क्या माना गया है? तो प्राचीन माना गया है। तो सवाल पूछेगा कि सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन माना गया है? तो गौतम धर्मसूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है। अब पुराणों के बारे में देखते हैं। हम लोग पुराण के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। यानी कि भारतीय इतिहास यानी ऐतिहासिक समय में जो भी चीज़ें हुई है, घटनाएं हुई है, उन घटनाओं का जो है उन कथाओं का जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। उस समय जो भी घटनाएं हुई है, तो वो घटना जो है कथा के रूप में, जैसे आज जो भी घटना होगी, जो भी मतलब समाज दुनिया में घटना होगी, आने वाले समय में ये घटना जो है कथा के रूप में हो जाएगा कि ये घटनाएं हुई थी। जैसे कि 2026 में घटना हुई थी, ईरान का युद्ध हुआ था, उसके बाद से ये हुआ था, 2025 में ये हुआ था, 2024 में ये हुआ था। तो ये सारी घटनाएं ऐसे ही कथाओं के रूप में वर्णित हो जाती है। जैसे पहले राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, तो आज हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वो घटना होती थी। आज हम लोग कथा के रूप में पढ़ते थे, ये राजा ने ये युद्ध किया, यहाँ पर लड़ा, यहाँ पर जीत हुई, यहाँ पर हार हुआ। ये सारी कहानियाँ तो कथाओं के रूप में पढ़ते हैं। तो वही जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। पुराणों में इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यानी कि जो है कह रहा है कि पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता याद रखिएगा लोमहर्ष तथा उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा माने जाते हैं। यानी कि लोमहर्ष है पुराणों का रचयिता और उनका पुत्र उग्रश्रवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? तो 18 है। सवाल पूछेगा कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए लोमहर्ष तथा उनका पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सवाल फिर से पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? तो 18 है। जिनमें से केवल जो है 5 यानी 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। केवल 5 ही ऐसे पुराण है जिनमें जो है आपके राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें से है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो सवाल पूछेगा कि कितने पुराण है जिनमें जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो 5 है। कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलिए पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण से है तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो सवाल यहाँ पर यह है
फिर से सुनते जाइए कि सवाल पूछेगा कि विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु यानी कि बम याद रखिए, ब से विष्णु, म से मौर्य, बम, म आ। मत्स्य पुराण सवाल पूछेगा, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। वायु गुप्त है, यानी कि वायु को आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वायु गुप्त है, ठीक है। और बम यानी कि विष्णु, ब से विष्णु, म से मौर्य वंश, म से मत्स्य पुराण, स से मत्स्य, म से आपका सतवाहन, स से सतवाहन, म से मत्स्य पुराण, स से सतवाहन वंश, बम, मत्स्य, वायु गुप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। सवाल पूछेगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक भी है। सवाल है कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आपका सतवाहन वंश से संबंधित है, आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। सतवाहन याद रखिएगा, काफी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां जो थी उनको, और शूद्र जातियां जो थी उनको जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे, तो वे लोग भी जो है पुराण सुन सकते थे, वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ये लोग पुराण को जो है सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करता है। पुराणों का पाठ जो है पुजारी कहाँ किया करता था, तो मंदिरों में, मंदिर में जो है पुराणों का पाठ आपके पुजारी करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का क्या है, काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। जिसमें जो है राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। किसमें दिया गया है, तो आपके किसमें, तो अग्नि पुराण में दिया गया है। नोट, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषदों की जो है रचना पुराणों से पहले हुई थी। कब हुई थी, तो पुराणों से पहले हुई थी। किसकी रचना, तो उपनिषदों की रचना। चलिए बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में देखते हैं। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। सवाल पूछेगा कि बुद्ध की, सवाल यहाँ पर लगाते जाइए, सवाल पूछेगा कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, तो जातक में वर्णित है। किसमें, तो जातक में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो कथा वस्तु है। कथा वस्तु क्या है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। यानी कि जिसमें जो है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें, तो हीनयान के कथा वस्तु में। तो सवाल पूछेगा कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथा वस्तु है, जिसमें क्या है, तो बुद्ध के जो है जीवन चरित्र तथा उनके अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया है। यानी कि अनेक कथाओं के साथ उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है कथा वस्तु में, जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। यानी कि हीनयान क्या है, मतलब बौद्ध धर्म जो दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में, तो हीनयान का जो है ग्रंथ है कथा वस्तु। इस तरह से याद रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। सवाल है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे, तो कल्पसूत्र से। सवाल है कि जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, यानी कि जैन ग्रंथ में जो है भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इसमें क्या मिलता है कि महावीर के जीवन कृत्य, यानी कि महावीर के जीवन से संबंधित जितने भी कृत्य हुए हैं, घटनाएं हुए हैं, उनके बारे में, तथा उनके अन्य समकालिक, यानी कि उन्हीं के समय में अन्य जो भी लोग थे या जो भी घटनाएं हुई थी उस समय, उनके बारे में और उनके संबंधों के बारे में, जैसे उस समय जो भी राजा महाराजा थे, चाहे जो भी घटनाएं हुई, तो उन सब के बारे में जो है इसमें विवरण दिया गया है। इसमें, तो आपके भगवती सूत्र में है।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, यानी कि 3 नाम है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है या कौटिल्य है। इन 3 नामों से इनको जाना जाता है, तो तीनों नाम याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों में, यह जो है कितने अधिकरणों में? तो 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण और प्रकरण 180 है। अधिकरण 15 है और प्रकरण 180 है। तो यह पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है, कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है। पूछेगा कि अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र 180 प्रकरणों में विभाजित है। पूछेगा कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। इस तरह से याद रखिएगा। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे जो है किससे? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अर्थशास्त्र से। यानी कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य लिखते हैं, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने जो है मौर्यकालीन, मतलब उस समय मौर्य के समय के इतिहास के बारे में, उस समय क्या क्या घटना हुई, क्या क्या हुआ था, और मौर्य वंश का राजतंत्र कैसे चलता था, वहाँ पर मतलब कितने सेनापति कौन था, कुमार कौन था, और अर्थशास्त्र होने वाली घटनाएं थी, या भूमि राजस्व से जितनी भी सारी चीज़ें थी, उसके बारे में सारी चीज़ें जो है इसमें जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में मिलती है। अनुवादक जो है इसके शाम शास्त्री है। अनुवादक कौन है बने हैं अर्थशास्त्र के? तो शाम शास्त्री बने हैं। सवाल पूछेगा अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? तो शाम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हड़ के द्वारा किया गया। और सवाल है यहाँ पर, सवाल से पहले एक बार फिर से सुन लीजिए। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य नहीं, संस्कृत साहित्य, अलग अलग भाषाओं के साहित्य होते हैं, तो उसी तरह संस्कृत साहित्य में जो है ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। यानी कि संस्कृत साहित्य में बहुत सारे लोग जो उर्दू साहित्य में लिखे हैं, यानी उर्दू भाषा में उस समय के जो भी घटनाएं हुई है प्राचीन काल में, उसके बारे में लिखे। बहुत सारे लोग फारसी में लिखे हैं, और बहुत सारे लोग हिंदी में लिखे हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग भाषाओं में लिखे हैं, जो भी भाषाएं थी। लेकिन ये जो है संस्कृत साहित्य में जो है ये लिखते हैं कौन? कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा लिखते हैं पुस्तक, और उसमें जो है उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखते हैं संस्कृत साहित्य में। तो इसलिए ये बात है यहाँ पर कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, यानी कि राजाओं की नदी है। कल्हड़ द्वारा पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी है। यानी कि कौन लिखे हैं? तो कल्हड़ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखे हैं। यहाँ पर मिलान करने वाला सवाल भी आता है। कल्हड़ दे देगा, विक्रमांक दे देगा, उसके बाद से कालिदास दे देगा, ऐसे मुंशी प्रेमचंद्र दे देगा, और उसके साथ साथ किताबों के ऐसे पुस्तकों का, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का भी दे देगा, और बोलेगा कि मिलान कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि कल्हड़ जो है राजतरंगिणी लिखे हैं, याद होना चाहिए। तो मिलान में भी ये सवाल आते हैं। तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी है, यानी कि राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? तो 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। जिन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें जो प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। यानी कि मतलब क्रम क्या है, किसके बाद कौन सा बैठा, उसके बाद कौन बैठा, उसके बाद कौन बैठा, इस तरह से उनके क्रम के अनुसार जो है उनका वर्णन किया गया है उन शासकों का। तो प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है, उनके बारे में है। तो किसमें है? तो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी कौन लिखे हैं? तो कल्हड़ ने लिखे हैं। और ये क्या था? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक जो है प्रथम जो है ना आपका प्रथम जो है पुस्तक है, जो ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किया था संस्कृत साहित्य में। अरबों की सिंध विजय का वृतांत जो चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। यानी कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? तो अली अहमद है। अली अहमद साहब जो है किताब लिखते हैं चचनामा। उस चचनामा किताब में जो है अरब वासी थे, जैसे तुर्की अरब वाले और भी थे, चाहे आपको यूनानी थे, जैसे यूनानी में सिकंदर हो गया, तो ये लोग जो आक्रमण किए थे भारत पर, तो इस सब के बारे में तो वही लिखा है कि अरबों की सिंध विजय, यानी सिंध जो है आपका पाकिस्तान, और आपका एक समय में आपका क्या था? पाकिस्तान और भारत जब बंटवारा नहीं आता, तो सिंध जो है सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान में बहती है। तो ये जो इलाका है सिंध वाला, तो इसी सिंध इलाके में वो जो विजय हुआ था, विजय किए थे अरब लोग, आक्रमण किए थे और विजय प्राप्त किए थे, तो उनके विजय का वृतांत चचनामा जो है पुस्तक है, उसके लेखक अली अहमद है। तो उसमें ये लिखे हैं, तो उसमें इन लोगों के बारे में, इतिहास के बारे में है कि अरब वाले कैसे आक्रमण किया और कैसे सिंध पर विजय प्राप्त किए, तो इसकी जानकारी चचनामा में दिया गया है।
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। आपके अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि क्या है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है। और ये संस्कृत भाषा की व्याकरण के प्रथम पुस्तक है, यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है कौन? तो अष्टाध्यायी है। जिसका लेखक कौन है? तो आपके पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो है इस पुस्तक में आपको मौर्य के पहले यानी कि मौर्य वंश के पहले की जानकारी अष्टाध्यायी में है। जिसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है। और संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक है। तो इसमें मौर्य के पहले का इतिहास के बारे में तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था यानी कि मौर्य, इसके बाद मौर्य युग जब चलने लगा तो उस समय की जो राजनीतिक अवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? तो अष्टाध्यायी में मिलती है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, क्वेश्चन लगा लीजिए, तो पाणिनि है। ये क्या है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की क्या है? तो प्रथम पुस्तक है। आगे चलिए, इसमें क्या है अष्टाध्यायी में? तो इसमें जो है मौर्य के पहले यानी कि मौर्य वंश नहीं था, उसके पहले जो वंश था उन सब वंशों के बारे में उसके पहले का क्या है? इतिहास है। तथा मौर्य युग यानी कि मौर्य युग यानी कि जब मौर्य युग शुरू हुआ तो उस समय के राजनीतिक अवस्था के जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? तो अष्टाध्यायी से। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। नोट, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार जो है लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार क्या हुआ है? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्ग्य संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्ग्य संहिता क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। कौन? तो कात्यायन की गार्ग्य संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। सवाल है, सवाल से पहले एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि कात्यायन की जो है गार्ग्य संहिता जो है कौन लिखे हैं? तो कात्यायन लिखे हैं। सबसे पहले कात्यायन क्या लिखे हैं? तो गार्ग्य संहिता लिखे हैं। फिर से उसको घुमा कर पूछा जाता है, गार्ग्य संहिता कौन लिखे हैं? तो कात्यायन लिखे हैं। कात्यायन क्या लिखे हैं? तो गार्ग्य संहिता लिखे हैं। ये क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। और इसमें क्या मिलता है? ज्योतिष ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें क्या है कि भारत में होने वाले यवन आक्रमण यानी कि यवन लोग जो आक्रमण किए थे भारत पर, उसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है कि यवन लोग भारत पर कैसे आक्रमण किए, इसका जो है उल्लेख इसमें कात्यायन की गार्गिक संहिता में मिलती है। और ये जो है ज्योतिष ग्रंथ है, याद रखिए ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें दिया गया है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। पतंजलि क्या थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पूछेगा सवाल कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। फिर से सवाल घुमाकर 360 डिग्री हम लोग सवाल यहाँ पर करेंगे, तो कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। फिर से सवाल, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। यानी कि पतंजलि के क्या है? तो महाभाष्य है। पतंजलि जो है महाभाष्य लिखे हैं और महाभाष्य से जो है शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है किसके? तो महाभाष्य है। अब महाभाष्य कौन लिखे हैं? तो आपके पतंजलि लिखे हैं। और पतंजलि कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। चलिए अब आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो है यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं। टेसियस जो है टेसियस के बारे में देखते हैं। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? तो टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। जो अभी अमेरिका और ईरान में और क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, इसमें इजराइल भी है। तो युद्ध जो रहा है तो वही ईरान है, वही ईरान। तो इसी ईरान का क्या था? ये राजवैद्य था, राजवैद्य। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी कि जो है भारत के संबंध में भारत में आया था और आने के बाद जो यहाँ के बारे में जो भी चीज़ देखा है तो उसने लिखा है। और जो लिखा है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, जिसके कारण से अविश्वसनीय। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि भारत भी ऐसा है, क्योंकि आज का जो भारत है, जैसे अंग्रेज आए जिस तरह से लूट कर उसको भारत को गरीब बना दिए, भिखारी बना दिए, ठीक है, पूरी तरह से मतलब सोने की चिड़िया को पूरा लूट लिए। तो इसके बाद जो है आज मतलब अंग्रेजों के लूटने के बाद के भारत के बारे में जो भी देखता है वो विश्वास नहीं करता है इस कहानी को पढ़ने के बाद कि आज का भारत जो देखता है और ये कहानी से कंपेयर करता है तो उससे वो भारत कहीं दिखता नहीं है। इस कारण उसे अविश्वसनीय लगता है, उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी भारत होगा। क्यों नहीं हो सकता है? अगर अंग्रेज भारत को नहीं लूटे होते हैं, जितना भारत में आक्रमण हुआ है, जितना लोगों ने आक्रमण किया, जितना लूट कर लेकर यहाँ से लोग गए हैं, अगर उतना आक्रमण नहीं हुआ होता, नहीं लूटे होते, तो भारत पूरी दुनिया का विश्व शक्ति होता। विश्व शक्ति। अमेरिका क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अमेरिका कोई दुनिया का कोई भी देश।
भारत सोने की चिड़िया था और रियल में था। प्राचीन काल के बारे में जब पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में लोगों के घर में सोने के थाली होते थे, लोग सोने के थालियों में खाना खाते थे, सोने के लोटे होते थे, और सब ये जो अंग्रेज लूट के ले गए। तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है आज के भारत से, और या अंग्रेज जब लूट के ले गए उस समय कोई भारत में आया है और या रहा है, तो उस समय की जो भी देखा है और ये जो कहानी प्राचीन काल की जो कहानी पढ़ता है तो उसे अविश्वसनीय लगता है, विश्वास करने योग्य नहीं लगता है। लेकिन अब नहीं माने या ना माने, ये तो इंसान की सोच पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस। अगर भारत ऐसा नहीं होता, पहली बात अविश्वसनीय, विश्वास करने योग्य नहीं है, ठीक है, मान लिया कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं मान लिया, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अगर भारत के पास ऐसा नहीं होता, भारत गरीब होता, कुछ भी नहीं होता, क्या करने आते अंग्रेज? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश, डच क्या करने आते हैं? अरबी आए, तुर्की आए, है, उसके बाद सिकंदर आए, पूरा सारे लोग तो भारत पर ही आए, आक्रमण किया है। भारत में तो किसी और देश पर आक्रमण कर लूट कर लेकर आया नहीं। क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए थे? जब भारत में था ही नहीं, भारत में कुछ था ही नहीं, भारत गरीब था, कुछ नहीं था, तो क्या उखाड़ने आए थे यहाँ पर? किस लिए आए थे? भारत को सपेरों को देश कहा जाता है, भारत अंधविश्वासों को देश कहा जाता है, भारत गरीब है, भारत में कुछ नहीं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने हेल बोला है, नर्क बोला है। क्या उखाड़ने आते हैं भारत में? क्यों आए थे? नहीं आना चाहिए था उन लोगों को। भारत तो नहीं गया किसी देश में आक्रमण करने लूटने के लिए, तो फिर क्यों आए थे? था तभी तो आए थे, जिसके पास होगा उसी के पास कोई आएगा। आपको पैसे की जरूरत है तो आप किसके पास जाइएगा? गरीब के पास जाइएगा, जिसके पास पैसा ही नहीं है। आप उसके पास जाइएगा जिसका पैसा है, जिसके पास लगेगा इसका पैसा है, मुझे जरूरत है, मांगेंगे तो दे सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो आपको क्या देगा? वो खुद भिखारी, आपको क्या देगा? तो यही बात है कि भारत माने या ना माने, भारत सोने की चिड़िया था, भारत के पास था तभी लोग आए थे, तभी लोग आक्रमण किए, तभी लोग लूट लूट के ले गए, तख्ते ताउस लेके, कोहिनूर हीरा लूट के ले गए, करोड़ों अरबों सोने के सिक्के ले गए, मंदिरों को लूटा गया, घरों को लूटा गया, पूरा भारत को लूटा गया है। तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस के बारे में पढ़ते हैं। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहता है। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहता है। क्या कहता है? तो इतिहास का पिता, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता कहता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। यानी कि आज जो हम लोग ईरान कहते हैं ना, ईरान उस समय फारस कहा जाता था, फारस फारस। तो ये जो है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। यानी कि हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहता है। किसको इतिहास का पिता कहता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक कौन है? तो हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? तो हिस्टोरिका है। इसमें क्या है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी कि फारस, यानी कि उस समय फारस बोला जाता था, आज वो ईरान है, तो उसके संबंधों का वर्णन किया गया। किसके? तो फारस और भारत, यानी कि ईरान और भारत के संबंधों का वर्णन किया गया है। कितने कब के? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले, यानी कि 5वीं शताब्दी के समय की बात है, यानी ईसा के जन्म के पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले, तो उस समय के जो है भारत यानी और फारस, यानी कि आज के भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन किया गया है। किस पुस्तक में? तो हिस्टोरिका पुस्तक में। किसने लिखा है? तो हेरोडोटस ने लिखा है। इसको क्या बोला जाता है? हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता बोला जाता है। लेकिन परंतु इसका विवरण भी, इसने जो भी विवरण लिखा है उन किताबों में, ये अनुश्रुति हो, यानी कि लोग बोलते हैं अनुश्रुति, यानी सुनकर लिखा है, यानी कि कथा कहानी में सुनकर लिखा है, किसी और से मुख से सुना है, उसी पर लिखा है। तो इसको अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, ये नहीं अफवाहों पर आधारित माना गया है। तो अब मैंने इस किताब को तो पढ़ा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं इसके बारे में उतना कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जो भी लिखा होगा उसमें से करीब करीब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा 100% सही है कि अफवाह है। लेकिन फिर भी करीब करीब आपका 60 से 70% तो सही ही होगा, सही होगा। अफवाह भी होगा तो 60 से 70% तो सही तो होगा ही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन है? तो निरियाकस है, अनेसिक्राटस है तथा अरिस्टोबुलस है, कि विवरण जो है अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। किसके साथ आने वाले लेखकों में? तो सिकंदर के साथ। यानी सिकंदर जब भारत में आया था, आक्रमण किया था, तो उस समय जो उसके साथ जो है पूरी दुनिया को मतलब जीतने के लिए निकला था सिकंदर, विश्व विजेता बनने के लिए। तो उस समय इसके साथ जो लेखक आए थे उसमें निरियाकस था, अनेसिक्राटस था, अरिस्टोबुलस था। ये 3 लोग थे, निरियाकस, अनेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस। तो ये जो है, और इनका विवरण जो है अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय
माना गया है। किनके? तो आपके निरियाकस के, अनासिक्राटस के और अरिस्टोबुलस के। तो इनके जो लिखी हुई बातें हैं उन सबको जो है अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना गया है। और ये लोग सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज के बारे में, जो सेल्यूकस निकेटर का राजू था। मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? तो राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। इसने अपनी पुस्तक इसमें इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। किसने? तो इंडिका में। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मेगास्थनी जो है, जब सेल्यूकस निकेटर का, निकेटर का क्या था? तो राजू था। कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजू था। कौन? तो मेगास्थनी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या लिखा है? तो मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। किसमें? तो इंडिका में। किसने लिखा है? तो मेगास्थनी ने लिखा है। डायमिकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजू था। डायमिकस जो था, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजू था। क्या था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजू था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। किसका? तो आपका डायमिकस का। और ये क्या था? तो सीरियन नरेश, यानी सीरिया का नरेश जो था, सीरिया का राजा जो था, उसका अंतियोकस नाम था। सीरिया का राजा का नाम अंतियोकस था। और इसी अंतियोकस का कौन था? तो राजदूत था, यानी कि एम्बेसडर था। राजदूत मतलब एम्बेसडर था। कौन? तो डायमिकस था। और ये किसके दरबार, राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण जो है मौर्य युग से संबंधित है, यानी कि इसका विवरण जो मौर्य युग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस के बारे में हम लोग देखते हैं। डायोनिसियस के बारे में, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस है, डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? तो आपके अशोक के राज दरबार में आया था। किसका राजू था? तो मिस्र का राजा था। कौन? तो टॉलमी फिलाडेल्फस था। मिस्र का राजा कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस था। और इसका ये राजदूत था। कौन? तो डायोनिसियस था। और डायोनिसियस किसके राज दरबार में आया था? तो अशोक के राज दरबार में आया था, यानी कि मौर्य वंश के समय में आया था। टॉलमी, टॉलमी के बारे में देखते हैं। टॉलमी, इसने जो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे। टॉलमी दूसरी शताब्दी में जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। पूछेगा कि टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। कब? तो दूसरी शताब्दी में लिखी थी। और ये भारत में आया था, तो यहाँ के बारे में देखा, यहाँ का कृषि से लेकर सब कुछ देखा, मौसम, जलवायु, सब कुछ। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा कौन? तो टॉलमी ने लिखा दूसरी शताब्दी में। प्लिनी, प्लिनी जो है, प्लिनी या प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी जो है, इसने जो प्रथम शताब्दी में, ये प्रथम शताब्दी में आया, और ये जो है भारत में आने के बाद नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री यानी कि प्रकृति से संबंधित हिस्ट्री लिखा, तो जिसमें जो है पेड़ पौधों के बारे में, पशुओं के बारे में, यहाँ के पशु कौन कौन से पाए जाते हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, क्या है, इसके बारे में, खनिज पदार्थ क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसने विवरण लिखा है। किसमें? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में। किसमें? तो प्लिनी ने लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी के बारे में हम लोग देखते हैं। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी, इस पुस्तक जो है लेखक के बारे में नहीं है, यानी कि ये किताब का नाम है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी पुस्तक का नाम है, यानी किताब का नाम है। इसके लेखक का नाम किसी को नहीं पता है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पाया था, यानी कि यह जो लेखक है 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कब आया था? तो 80 ईस्वी में। कहाँ आया था? तो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। इसने जो है उस समय के भारत के बंदरगाह, यानी कि उस समय जो बंदरगाह थे भारत में, वो कैसे थे, किस तरह से थे, और कहाँ कहाँ थे, और किस तरह से संचालित होते थे, उनके बारे में, तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यानी कि व्यापार में कौन कौन सी वस्तुएं थी, किन किन वस्तुओं का जो है व्यापार किया जाता था, आयात और निर्यात किया जाता था, इनके बारे में जानकारी दिया है। किसने? तो इस लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पुस्तक का सिर्फ नाम याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी में। चलिए अब देखते हैं चीनी यात्री के बारे में। देखते हैं चीनी यात्री के बारे में। फाहियान, फाहियान के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह जो है फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। और ये गुप्त नरेश, यानी गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो आपका फाहियान आया था।
इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश का समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने जो है अपने विवरण में मध्य प्रदेश का समाज और संस्कृति के बारे में क्या किया है, तो वर्णन किया है। यानी कि उस समय के मध्य प्रदेश का समाज कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में जो है फाहियान ने लिखा है। और ये एक चीनी यात्री था और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। इसने जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यह 14 वर्ष तक क्या है, भारत में रहा। सवाल पूछेगा फाहियान कौन था, तो चीनी यात्री था। ये कब आया था, तो आपके किसके राजदरबार में आया था, तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राय दरबार में आया था। इसने कहाँ के बारे में लिखा है, तो मध्य प्रदेश का समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बोला है, तो सुखी और समृद्ध बोला है। साथ ही ये 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक, तब 14 वर्षों तक। संयुगम के बारे में देखते हैं। ये 518 ईस्वी में भारत आया। यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। कब आया संयुगम, 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने जो है अपने 3 वर्षों की यात्रा में जो है बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। किसने, तो संयुगन ने। कौन, तो संयुगन ने। यह कहाँ का था, तो चीन का था। ये कब आया था, तो 518 ईस्वी में भारत आया। और कितने साल में, अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब चलिए ह्वेन-त्सांग के बारे में देखते हैं। ह्वेन-त्सांग के बारे में, ह्वेन-त्सांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि ह्वेन-त्सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। सवाल पूछेगा ह्वेन-त्सांग भारत में कब आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। ह्वेन-त्सांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। ह्वेन-त्सांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। पूछेगा ह्वेन-त्सांग कब जो है चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, तो 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। पूछेगा कितने वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, तो 1 वर्ष की यात्रा के बाद। फिर पूछेगा कि 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहाँ पहुंचा, तो कपिसा पहुंचा। कपिसा भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। और भारत में कितने सालों तक रहा, तो 15 सालों तक रहा। और कब चीन चला गया, तो 645 ईस्वी में चीन चला गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वो बिहार में नालंदा जिला, वो बिहार में जो है नालंदा जिला, कहाँ, तो वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वो बिहार में नालंदा जिला आया और यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो ये अपने काम किया और चला गया। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सुयुकी नाम से प्रसिद्ध है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सुयुकी नाम से क्या है, तो प्रसिद्ध है। किसका, तो ह्वेन-त्सांग का। ह्वेन-त्सांग का जो है भ्रमण वृत्तांत जो है सुयुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। जिसमें जो है 138 देशों का क्या मिलता है, तो विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसने जो है हर्षकालीन यानी कि हर्ष के समय के, यानी हर्षवर्धन के समय के समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में क्या किया है, तो वर्णन किया है। किसने, तो ह्वेन-त्सांग ने किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार जो है हर्षवर्धन के अनुसार जो है उस समय सिंध का राजा क्या था, तो शूद्र था। ह्वेन-त्सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेन-त्सांग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। क्या किया था, पूजन किया था। नोट, ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। सवाल पूछेगा कि ह्वेन-त्सांग के समय जो अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह जो है विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए क्या था, तो प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग के बारे में देखते हैं। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यानी कि ये जो है इत्सिंग जो है यह 7वीं शताब्दी के अंत में कहाँ आया, तो भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आता है और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसके बारे में तथा अपने समय के भारत का, यानी कि उस समय के भारत का वर्णन किया है। किसने, तो इत्सिंग ने किया है। अब देखते हैं अरबी लेखक में देखते हैं कौन कौन है। अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन आया था, तो आपका आया था कौन, तो अल-बरूनी आया था।
अलबरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी जो है ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। कौन? तो अलबरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद। अरबी में लिखी गई उसकी कृति कौन है? किताबुल हिंद है या तहकीक हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जानी जाती है। अरबी में उसकी लिखी किताब कौन है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। पूछेगा अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? तो आपका किताबुल हिंद या तहकीक हिंद यानी कि भारतीय खोज बोला जाता है, ये है। किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में। यह कहाँ का रहने वाला था? तो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान यानी कि आज के समय का तुर्कमेनिस्तान जो देश है उस देश का रहने वाला था। यह किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि ये जो पुस्तक लिखा है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी इतिहास के बारे में जानने के लिए तथा इतिहास प्राचीन इतिहास लेखन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक। यानी कि इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद जो उस समय का जो है क्या बोलते हैं इतिहास के बारे में इतिहासकार आज भी पुस्तकें लिखते हैं अपने तरीके से। थोड़ा सा उसमें चीज़ें देखने का नजरिया अलग अलग राइटरों का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। यह जो एक विस्तृत क्या है? ग्रंथ है, जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो ये जो है क्या है? यह एक विस्तृत ग्रंथ है। कौन? ये यही मोहम्मद गजनवी का लिखा हुआ सॉरी अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो भारत की खोज के नाम से जानी जाती है। इसमें जो है धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया। 80 अध्यायों में विभाजित किया गया, यानी पूरे विस्तार से इसने लिखा है अपने दृष्टिकोण से। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इसमें जो है राजपूतकालीन यानी कि राजपूत काल के समय के समाज, उस समय का समाज कैसा था, वो धर्म उस समय क्या था, रीति रिवाज किस तरह के थे, राजनीति किस तरह के होती थी, तो इन सब पर जो है आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। अब देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा गया है। यानी कि जो इब्न बतूता जो है पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है क्या? तो रेहला। रेहला याद रखिएगा, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक रेहला है, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। उसमें इसका यात्रा वृतांत है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। यानी कि 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन? तो रेहला पुस्तक। कब का समय के? तो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक यानी कि उस समय के समाज और उस समय के सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। यानी कि 1333 ईस्वी में दिल्ली जब पहुंचा या दिल्ली में 1333 ईस्वी में, तो इसकी विद्वता यानी विद्वान था, तो इसकी विद्वता से जो है कौन था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, शॉर्ट में बोला था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया या न्यायाधीश नियुक्त किया। किसको? तो इब्न बतूता को। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1333 ईस्वी में जब दिल्ली पहुंचा। तो क्यों? तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर। इसके किस किताब कौन से थे? तो रेहला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य लेखक के बारे में देखते हैं। अन्य लेखक कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। तारानाथ। तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक था। कौन था? तिब्बती लेखक था। इसने कंगुयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसने जो कंगुयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने? तो तारानाथ ने लिखी है। और कहाँ का था? तो तिब्बती लेखक था। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कब आया था? तो 13वीं शताब्दी के अंत में। कहाँ आया था? तो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन? तो मार्को पोलो आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए क्या है? तो उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी अब देखते हैं।
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो सवाल पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? तो सर पितामह जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्ग हार्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारतीय पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। ये जो है अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्ग हार्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। किसे? भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो है बोगाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख कौन है? बोगाज कोई है, जो एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। सवाल पूछेगा कि बोगाज कोई एशिया माइनर से किसके किसके नाम मिलते हैं? तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। कहाँ के? तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन, राजूत, होलियोडोरस के विष्णुनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सवाल, मध्य भारत में जो है भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन, राजूत, होलियोडोरस के विष्णुनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे होता है? तो होलियोडोरस के विष्णुनगर जो है विदिशा में है और यहाँ पर जो है गरुड़ स्तंभ लेख है, उसी से प्राप्त होता है। कौन? तो मध्य भारत में, यानी कि मध्य भारत में जो है भागवत धर्म यानी भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। किसे? तो यवन राजदूत जो था, यवन का राजदूत था कौन? होलियोडोरस। यवन का राजदूत कौन था? तो होलियोडोरस। इसका बेस नगर है कहाँ? तो विदिशा में है और ये इस पर जो है विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ लेख है और उस लेख पर जो है लिखा गया है। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण जो है यवन राजदूत, होलियोडोरस के बेस नगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। सवाल पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख में क्या मतलब किस चीज का जिक्र है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है। सवाल फिर से होगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम गिरभुक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम गिरभुक्ष जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। इस अभिलेख में जो है संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। किसमें? तो आपके सौगौरा अभिलेख में। तो सौगौरा अभिलेख में जो है संकट काल में जो खाद्यान्न जो है उनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है इसका जो है उल्लेख किया गया है। किसमें? तो सौगौरा अभिलेख में। और सर्वप्रथम यानी दुर्भिक्ष यानी संकट यानी कि अकाल के बारे में जो जानकारी जो है सौगौरा अभिलेख से ही मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो है भारत पर होने वाला हुण यानी हुण लोगों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसकी जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किसे? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो सर्वप्रथम जो है भारत पर करने वाले जो आक्रमण हुण लोगों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलते हैं। शासक कौन है? तो शासक भानुगुप्त थे। शासक कौन थे? तो भानुगुप्त थे। दूसरे समय प्राप्त होती है। तो सवाल है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक कौन थे? तो भानुगुप्त थे। सवाल फिर होगा कि एरन अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके जो अभिलेख यानी वो जो भी अभिलेख है उनके उसी के आधार पर लिखा गया है। तो सवाल है
सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है? तो उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। फिर से पूछेगा कि किनके अभिलेखों के आधार पर उनके इतिहास के बारे में लिखा गया है? तो सातवाहन राजाओं के अभिलेखों के आधार पर उन राजाओं के इतिहास का पूरा विवरण लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सवाल है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सवाल फिर से होगा कि मंदसौर अभिलेख से किन श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि उस समय जो है रेशम बुनकर थे, यानी रेशम बुनते थे, तो इन रेशम बुनकरों के जो है श्रेणी क्या क्या थे, किस किस श्रेणी के रेशम बुनकर थे, तो उन श्रेणी की जानकारी मिलती है किसने? तो मंदसौर अभिलेख जो है कहाँ है? तो मालवा में है, तो वहीं से इसकी जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल से बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है? तो गड्ढाघर यानी गर्तावास का मिला है। किससे? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। तो और किस समय का है? तो नौपाषाण यानी नौपाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौपाषाण काल। तो नौपाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल है कौन? तो कश्मीर में। कहाँ? तो उसका नाम है तो बुर्ज होम, और इससे जो है गर्तावास यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और इस गर्तावास में उतरने के लिए यानी गड्ढाघर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर जो है मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कहाँ? तो कश्मीर के नौपाषाणिक स्थल में। और कब मिला? तो बुर्ज होम से। नोट देखते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। पूरा स्थल जो है उस स्थान को कहते हैं, पूरा स्थल किसको बोलते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। जैसे इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं कहाँ? तो पूरा स्थल से। पूरा स्थल से क्या मिलते हैं? जहाँ औजार मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, इमारत मिल जाएंगे, अभिलेख मिल जाएगा, इन सारी चीज़ें मिल जाएंगे, तो उसको पूरा स्थल कहते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ से, आज यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले दिन। तो आप लोग अपने ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज से प्यार कीजिए। लाइफ में सफल बनिए और सफलता आपके कदम चुमे, और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।